नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर और आज 2024 का बेसिकली ये आपका जो है अंतिम दिन है। और आज हम लोग जो है इस वर्ष की जो यादें थी हमारी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ बहुत ही अनुभव वाली, कुछ बहुत खराब अनुभव, कुछ बहुत नए अनुभव, और पेपर को लेकर के यह वर्ष दरअसल यूपीपीसीएस को लेकर के दरअसल यह वर्ष मैं सही नहीं मानता हूं, सही नहीं था। फरवरी में आपका एग्जाम आरओ का होना था, पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर घटनाएं घटित होती चली गई और अभी तक आरओ के एग्जाम के डेट का कुछ भी नहीं पता है। एक लंबा समय लग जा रहा है आरओ के एग्जाम को लेकर के। पीसीएस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्च में एग्जाम होना था, मार्च होते होते दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम हुआ। एग्जाम हुआ भी तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, पेपर पैटर्न ऐसा आ गया कि लोगों को इससे बड़ी समस्याएं हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब अगर मैं देखूं मोटे तौर पर, जो दो बड़ी परीक्षा हमारे सामने थी, यूपीपीसीएस जो है अपर एग्जाम और आपका आरओ, ये दोनों परीक्षाओं पर जो है बहुत बड़ी गाज गिरी अपने आप में। ये दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी एक लंबे समय से विद्यार्थी कर रहे थे। आरओ को लेकर के तो बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अभी तक आरओ की परीक्षा तिथि घोषित भी नहीं हुई है। जो कमेटी बनी थी एग्जाम को लेकर के कितने दिन में एग्जाम कराया जाए, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी फिलहाल अभी तक जहां तक नहीं सबमिट की है, संभवतः जो मुझे मालूम है कर दी हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल संभवतः अभी नहीं की है। तो ऐसे में दरअसल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उहापोह की स्थिति रही। ये वर्ष एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं सही रहा और अलग अलग राज्यों में भी कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन देखने को मिला। अभी हाल ही में बीपीएससी को लेकर के भी जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिला, लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ, न्यूज में आप सभी लोग देखा होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि विद्यार्थियों के लिए दरअसल ये साल मैं बहुत बेहतर नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आया हो। सिपाही भर्ती एक वनडे एग्जाम था, उसका जो है हालांकि उसमें भी पेज फंसा था, उसके बाद फिर पेपर दोबारा हुआ शायद, है ना, और उसके बाद अब शायद फिजिकल होने वाला है, डीवी शायद हो रहा है आई थिंक। तो ये वर्ष मुझे लगता है कि नहीं सही रहा। लेकिन ध्यान रखना कि जो बीत गई सो बात गई, है ना, जो हो गया सो हो गया। नए वर्ष में नए तरीके से, नए कलेवर में आपको तैयारी करनी है और तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि दरअसल आपको अपनी सफलता को अर्जित करना है। तो जो नया आपका वर्ष आएगा, उस नए वर्ष में आपको पुराने अनुभव अर्थात 2024 के जो आपके अनुभव रहे हैं खट्टे मीठे, जिसमें आपने तैयारी नहीं की, अपने समय को वेस्ट किया, आज प्रण ले लीजिए। आज आप लोग आज मन में ठान लीजिए या विश्वास कर लीजिए कि अब आपको एनी हाउ किसी भी तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी सफलता को अर्जित करनी है। ये बातें मैं जो बोल रहा हूं करंट अफेयर्स के पहले, अगर आपको लगता है नहीं सुनना तो वीडियो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि सुनना चाहिए, जरूरी बातें हैं, तो 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर हम करंट अफेयर्स पर आएंगे, क्योंकि ये अंतिम दिन है इस वर्ष का हमारा। तो मुझे लगता है कि एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं कुछ बातें आपको बताऊं जो आपके लिए दरअसल क्या है, जरूरी है। इसके अलावा नए पैटर्न आपका बदल रहा है, नए पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं हो रही हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स हम एक नए तरीके से लेकर आएंगे, जिसके लिए वीडियो ऑलरेडी जो है आ चुका है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से अब हम लोग कल से यानी कि 1 जनवरी से 1 जनवरी से हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे। ठीक है, वो भी एक संभवतः अगर कल नहीं आ पाया तो परसों आएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि कल 1 जनवरी है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और रहेंगी जो आपके लिए जरूरी रहेंगी। मुझे लगता है कि वो चीजें आप उसको समझे, जाने और करें, और यह विश्वास आपके भीतर जरूर होना चाहिए कि जो भी चीजें होंगी आपको अच्छे से करनी है और मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। नया साल आपके संघर्षों का विराम वाला हो, ठीक है, रिवीजन आपके पास हो, ठीक है, किताबें ऑथेंटिक हो आपके पास, कोचिंग संस्थान का चयन आप बेहतर तरीके से करें और इतनी मेहनत कर लीजिए इस वर्ष की आप जो है अंतिम रूप से चयन जो है इस परीक्षा में प्राप्त कर लिया। मेरी शुभकामनाएं हैं। और कल जो भी आप जिस भी भगवान या ईश्वर अल्लाह जिसको भी मानते होंगे, उनकी थोड़ा सा पूजा कीजिएगा, थोड़ा सा उन पर धैर्य रखते हुए, अपने पर धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं अगले साल की, यानी कि अब जो साल 2025 का शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वैसे तो हमारा नववर्ष जो है अप्रैल में आता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर यह वर्ष मनाया जाता है, तो ठीक है, हम उसके आधार पर काम करते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, बाकी जब नया वर्ष आएगा बाहर हमारा वैदिक वाला, तो उस पर भी हम शुभकामनाएं आपको देंगे। फिलहाल के अगेन एंड अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर, और खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको कल नया वर्ष लागू हो रहा है और कल से हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, कुछ नया करेंगे। आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक ऑफर चल रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे कि 31 तक यानी कि आज तक आपके सामने एक ऑफर है।
यूपीपीसीएस जो आपका आरओ का एग्जाम है, यानी कि आरओ के एग्जाम के जितने भी कोर्सेज डिकोड एग्जाम पर चलाए जा रहे हैं उन सभी कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है। वीडियो टेस्ट सीरीज जो कि सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज है आपकी, जिसका प्राइस हमारा 1200 रुपए था, वो 600 रुपए का हो गया। बाकी जितने भी आपकी कोर्सेज थे, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स आरओ का हो, आरओ का प्री का कोर्स हो, आरओ का केवल मेंस का कोर्स हो, आरओ का हिंदी का कोर्स हो, जितने भी कोर्स होते हैं वो सभी कोर्स पर 50% का डिस्काउंट है। तो आज आपके लिए अंतिम दिन है, आप चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं। और इसके लिए ये जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके अपनी जानकारी को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी छोटी सी इंफॉर्मेशन। बाकी आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के कल क्या हम लोग रिविजन करते हैं, यानी कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर 2024 में एनपीए दर्ज किया गया, 2.7% एनपीए दर्ज किया गया था, हमने आपको समझाया था। पुडुचेरी और कराईकल में विभिन्न स्थानों पर कौन सा सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया? तो 20वां जो है स्मृति दिवस मनाया गया। 2004 में सुनामी आई थी, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा हनुक्क या हनुक्का, कुछ भी कह दीजिए, हनुक्का त्योहार का संबंध किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में वर्ष 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये की गई है 9% की। हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े जो है विद्युत बांध का जो है निर्माण किया जा रहा है, जल विद्युत बांध का? तो वो है आपका चीन में। और आप जानते होंगे इसका मैंने फायदे और नुकसान मैंने आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि दरअसल इस परियोजना के बारे में आप लोग डिटेल्स में तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा। इसके अलावा हाल ही में शुरू की गई विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को बढ़ावा देना। और अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया, ये मनाया गया 27 दिसंबर को। ये हो गया हमारा लास्ट डे का रिवीजन। और अब आते हैं सीधे तौर पर हम आज की करंट अफेयर्स पर। ठीक है, लेकिन उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस प्रतिवर्ष बेसिकली 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका हमारा क्वेश्चन। चलिए आते हैं बात की क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुल कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 12, 16 या फिर आप इसको कर दीजिए 15 कर दीजिए, 16, 15 या फिर 17। तो ये फिर हो गया आपका कुल 17 बच्चों को जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है ये जो बाल पुरस्कार है वो प्रदान किए हैं। क्यों प्रदान किए जाते हैं? उनकी वीरता के लिए, उनके जो है अदम्य साहस के लिए। वर्ष में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी आपातकाल स्थिति से लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, अदम्य साहस और उनके जो है उस हिम्मत के लिए, जज्बे के लिए दरअसल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 17 बच्चों को इस बार प्रदान किया गया है, जिसमें से आई थिंक 10 जो है लड़कियां हैं, बिल्कुल सही है, 10 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। यानी कि इन 17 बच्चों ने दरअसल अदम्य साहस से जो है लोगों को बचाने का प्रयास किया। कई अलग अलग तरीकों से, कई बार आग कहीं लग जाती है तो वहां पर बच्चे लोग बचा लेते हैं, कई बार किसी को डूबते हुए लोग बचा लेते हैं, कई बार कोई दुर्घटना होने वाली होती है उसके पहले उसको रोक देते हैं। ऐसे अदम्य साहस वाले बच्चों को दरअसल ये बाल पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कुल 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो प्रश्न जो बदल रहा है पैटर्न, इसमें यही पूछ लेगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति, या पूछ लेगा आपसे बेसिकली कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, अभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर आपने डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ 17 बच्चों को पढ़ के निकल जाओगे कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 बच्चों को दिया गया है, इतना ही याद रखोगे तो आप जो है क्या करोगे, घूम जाओगे एक तरीके से, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये पैटर्न जो बदलने की बात करते हैं ये आपको अपने तरीके में बदलना पड़ेगा। जो कल हमने वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था उस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी आपके लिए है कि दरअसल किस तरीके से आपको चीजों को करना है, टैकल करना है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि परीक्षा के बदलते पैटर्न के आधार पर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, और एक स्ट्रेटजी का वीडियो हम और बना देंगे पीसेस के लिए। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए पॉइंट है। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वर्ष 2024 में इन पुरस्कारों को 26 दिसंबर को दे दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वैसे गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है लेकिन इस बार पहले दे दिया गया। ठीक है, दूसरा, इस कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है किलाउआ ज्वालामुखी अवस्थित है, कहां पर है ये? चीन, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस? जल्दी मुझे बताइए कि किलाउआ ज्वालामुखी कहां पर है? ये बेसिकली शायद अमेरिका में है मुझे लगता है। और अभी इसमें क्या हुआ है कि इसमें विस्फोट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, अमेरिका में है ये। यानी कि किलाउआ जो ज्वालामुखी है जो है अमेरिका में अवस्थित है। और अभी क्या हुआ है, हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित है। ठीक, एक पॉइंट तो ये भी पॉइंट है।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं भैया? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको कहते हैं किसका? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बहुत बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ज्वालामुखी है ये आपके एग्जाम के लिए क्या है भैया? इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? ज्वालामुखी। इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। ज्वालामुखी, लावा क्या होता है, कैसे निकलता है ज्वालामुखी, कौन कौन से ज्वालामुखी सुषुप्त हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी जागृत हैं, हाल फिलहाल में किन किन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये सभी तो है दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका टास्क नंबर पहला यही है कि आपको ज्वालामुखी के बारे में डिटेल्स में जो है जानकारी क्या करनी है? एकत्रित कर लेनी है। ज्वालामुखी के बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ लेना है। भाई साहब प्रश्न यहां से एक प्रश्न हर हाल में आता है, इसको रेडी कर लेना। मैंने पिछले भी अभी पीसीएस के एग्जाम के पहले जितने बारे मैंने वीडियो कराए सभी में मैंने कहा था कि ये टॉपिक तैयार करना, उनमें से अधिकतर टॉपिक पे प्रश्न आए हैं और करंट अफेयर्स के ही प्रश्न जो है हमारे उससे आए हैं। मैंने यहां पर प्रूफ नहीं दिया है क्योंकि वो मेरा काम नहीं कि मैं प्रूफ आकर दूंगा आपको, ठीक है। ये काम बेसिकली आपका है कि आप देखो कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। प्रूफ मैं नहीं देता हूं, मैं आप इंडिविजुअल में नहीं देता हूं प्रूफ कि मैंने कराया था, ठीक है। ये आप सभी लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे। अगर मेरा करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिद्दत से पढ़ा होगा, तो आप ये कह सकते होंगे या कहेंगे कि सर आपने जो कराया था आया था प्रश्न, जो आपने टास्क दिया था उसमें से प्रश्न आए थे। ये आप बखूबी जानते होंगे, ईमानदारी पूर्वक आप जानते होंगे। मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता बेसिकली नहीं होती और मैं इसी पर विश्वास करता हूं, ठीक है। तो मैं प्रमाण नहीं देता हूं, आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में मैया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति बने हैं? बेसिकली, ठीक है, बनी है बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया अर्जेंटीना, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर मोल्डोवा। बताओ भैया सैंडू जो है मैया सैंडू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं भैया आपके मोल्डोवा के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2020 में पहली बार बनी थी और ये मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में भी चुनी गई है। यह भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो चूंकि पहली बार चुनी गई महिला राष्ट्रपति के रूप में, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में मैया सैंडू मोल्डोवा देश की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, बनी कर दीजिएगा, ठीक है, बनी है। मोल्डोवा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोल्डोवा आधिकारिक तौर पर बेसिकली मोल्डोवा गणराज्य पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश, स्थलबद्ध देश है। देखो ध्यान रखिएगा, पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलबद्ध देश है। कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जब भी कुछ पढ़ा करिए तो आप लोग क्या करिए? डिटेल्स में पढ़ा करिए कि ताकि उस जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है अगर उसको स्टेटमेंट में बना दे तो आप उसको कर ले जाओ। ये नहीं कि खाली पॉइंट, ये नहीं कि अब खाली आपको यही पढ़ना है कि जो है ये मोल्डोवा की राष्ट्रपति कौन बनी, आपने कहा मैया सैंडू, लेकिन इतना ही नहीं पढ़ना है बल्कि इसके बारे में, मोल्डोवा के बारे में भी आपको जानकारी एकत्रित करनी है क्योंकि उसके बारे में डिटेल्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पश्चिम में बेसिकली रोमानिया, क्या पश्चिम में इसके रोमानिया होगा, देखिए ये है मोल्डोवा और पश्चिम में इसके क्या है? पश्चिम में इसके बेसिकली रोमानिया आपके पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में, क्या उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन है। उत्तर में भी है आपके, पूर्व में भी अगर आप देखेंगे पूर्व में भी है और थोड़ा सा एरिया इसका क्या है? दक्षिण में भी इधर फैला हुआ है पूरा का पूरा। तो यूक्रेन इसके उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में स्थित है। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो चिंसाओ इसकी राजधानी है। ये यहां पर चिंसाओ लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर ये मोल्डोवा, यहां पर बीच में क्या चिंसाओ है। चिंसाओ मोल्डोवा की क्या है? राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। और मुद्रा क्या है? मोल्दोवन लीव इसकी क्या है? करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सारे बिंदु दरअसल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो इसके बगल में इधर क्या है? बेसिकली इधर दक्षिण दिशा में ब्लैक सी है इधर आपके, बाकी दूर में इधर इस तरह जो है पश्चिम में आपके हंगरी भी हो जाएगा, लास्ट दक्षिण में बुल्गारिया हो जाएगा। ये सभी आप लोग जो है देख सकते हैं। बाकी ये पूर्वी यूरोप में क्या है? स्थित एक देश है। कहां पर है ये? यह बेसिकली पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। क्या? पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यह भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। मैप आप लोग जरूर पढ़ा करिए। मैप सिर्फ लगाने भर लेने से कुछ नहीं होता है। आजकल हर परीक्षार्थी के रूप में बड़ा बड़ा मैप लगा रहता है, इंडिया का, वर्ल्ड का, अलग से छोटा सा यूपी का, लेकिन देखता कोई नहीं। मैं जानता हूं अगर आपके रूम में मैप लगा हुआ है तो सिर्फ उसको लगाने भर से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस पर विजिट किया करिए, यानी कि उस पर जो है अपनी नजरों को दौड़ाया करिए। जो भी चीजें चर्चाओं में रहती हैं उन देशों को देखने का प्रयास किया करिए कि यह देश मैप में कहां पर है ग्लोबल लेवल पर, उसके आसपास क्या है, ये किस कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर क्या क्या चीजें फेमस हैं। आप मोल्डोवा पढ़ रहे हो तो मोल्डोवा को आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, विकिपीडिया में डाल दीजिए और देख लीजिए कि मोल्डोवा के बारे में क्या कुछ चीजें और प्रसिद्ध हैं। अगर कुछ लगता है कि कोई झील, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई ज्वालामुखी अगर फेमस है तो उसको तैयार कर लीजिए वहीं पर हैंड टू हैंड, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा। बेसिकली वन लाइनर फॉर्म में पढ़ोगे ना भैया, नहीं पढ़ हो पाएगा कुछ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कहोगे सर पैटर्न चेंज हो गया।
पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, आपने अपने तरीके को नहीं बदला है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तरीका बदलना चाहिए, नहीं तो नोकिया वाला हाल हो जाएगा। अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को तो कोई नहीं खरीदेगा आपको, ठीक है, मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। चलिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी हाल ही में पूर्व जो है हमारे प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। कई सारी कंट्रोवर्सी, कई सारे अच्छी और खराब बातें जुड़ती रहती हैं व्यक्ति के साथ, लेकिन जब व्यक्ति का निधन होता है तो हम उनकी सभी अच्छी बातों को याद रखते हैं, और अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए। जानने अनजाने में बहुत लोगों से बहुत कुछ होता है, ठीक है, और हमें किसी पर कोई कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री थे, एक बेहतर कार्य किया। उदारीकरण निजीकरण के दौर में उन्होंने मतलब उनको लाने में उनका एक प्रमुख योगदान रहा, ठीक है। लंबे समय तक रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर रहे हैं, ठीक है, बड़ा लंबा एक अनुभव रहा, बहुत ही शांतिप्रिय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कांग्रेस के कार्यकाल में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। उन पर कई बार टिक्का टिप्पणियां की गई, लेकिन वह बेदाग एक तरीके से देखा जाए तो, और अपनी बहुत ही स्वच्छ छवि बना के रखी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, और एक बेहतर कार्य किया। मुझे लगता है कि ठीक काम किया, बाकी तो ठीक कंट्रोवर्सी होती रहती है, अलग बात केस है। इस पर कुछ लोग कहेंगे कांग्रेसी हैं, भाई साहब कांग्रेसी नहीं है, ठीक है। एक दिन बीजेपी की पॉलिसीज के बारे में बोला था, एक लड़के ने कमेंट किया कि सर भाजपेयी है, बीजेपी है। देखो, जो टीचर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो बेसिकली किसी पार्टी, किसी खास समुदाय, किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वह होता है शिक्षा का, अच्छी बातों का होता है, ठीक है। तो जो जिसकी अच्छी बातें होती हैं हमें उनको प्रसिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसकी जो भी अच्छी बातें होती है हमें उसको कहने में, बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और यही एक अच्छे व्यक्ति का, यही एक जो है अच्छे नागरिक का, यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो है ये कर्तव्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है। ये बताना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग ना कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो बताओ जरा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1985, 1955, 1987 या फिर 1988? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, और डैम श्योर है कि यही प्रश्न इस पर आएगा। मनमोहन सिंह जी को अच्छे से पढ़ लेना, यह टास्क नंबर 2 है आपका, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं आज, लेकिन इसके बाद भी घुमाने के लिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो टास्क नंबर 2 है आपको मनमोहन सिंह के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन है ये भैया? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री, और कई सारे और अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपना कार्यकाल जो है निभाया था, ठीक है। तब मनमोहन सिंह के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप लोग जो है एकत्रित कर लीजिएगा। तो अब बताइए कि किस वर्ष इनको पद्म विभूषण दिया गया भैया? तो ये दिया गया इनको, ऑप्शन नंबर सी है। सी क्या है? 1987, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या जाएगा? सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम बात करते हैं तो जन्म दिवस की बात करते हैं इनका, तो 6 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ। निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2004 से लेकर के वर्ष 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे, कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, हम लोग तो थे उस समय, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी हम लोग थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी तब भी थे, ठीक है। चलिए आगे, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक था इनका। किसके रूप में कार्य? रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में जो है इनका कार्यकाल था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल इनका 1991 से 1996, और यही आप जानते होंगे बेसिकली एलपीजी वाला कार्यकाल था, आप सभी लोग जानते होंगे। एलपीजी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिबराइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि क्या उदारीकरण, निजीकरण और क्या वैश्वीकरण, ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। और तीनों कॉन्सेप्ट जो है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और क्या भूमंडलीकरण। ये 3 जो शब्द आते हैं, ठीक है, ये बहुत आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो उदारीकरण, निजीकरण को बढ़ाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बड़ा योगदान रहा है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी भैया आपके एग्जाम में आती है। और जीएस पेपर जो सेकंड है आपका, पीसीएस का जीएस पेपर सेकंड है, वहां पर क्या है आपके? ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर जो है ना, पेपर फर्स्ट, एक मिनट इसको मैं सही कर देता हूं, जीएस पेपर फर्स्ट में, ठीक है, और जीएस पेपर थर्ड में। आप कहेंगे सर कहां पर आएगा? जीएस पेपर फर्स्ट में जो आपका इंडियन सोसाइटी का सेक्शन है, वहां पर आपको उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पढ़ने को मिलेगा।
और इसके अलावा जब आप पेपर थर्ड में जाओगे तो जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वहां पर भी एलपीजी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एलपीजी को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपके प्री मेंस और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको रेडी कर लेना। ये टास्क नंबर 3 है आज आपका। आज आपको टास्क ज्यादा मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है बहुत। अंतिम दिन है ना, तो आज अच्छे से कर लो। टास्क नंबर 3 कि आपको एलपीजी को रेडी करना है। भैया बैठे मत रहो, इसको रेडी कर लो। यही सारी बातें जो है परीक्षा में पूछी आती हैं आपसे। फिर कहोगे सर पता नहीं क्या कराते हैं, ये सब बातें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल नहीं बैठने आपको। अगर आपका लक्ष्य खासकर यूपी पीसीएस का है तो जो भी मैं बोलता हूं करबद्ध आपसे निवेदन है, मैं आपसे अंतिम दिन है आज इस वर्ष का, और मैं अंतिम दिन से आपसे मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग मेरी बातों को सुना और समझा करिए। मेरी बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को सुनिए समझिए, और जो मैं कहता हूं प्लीज करिए, उस पर काम करिए, फिर देखिएगा कि आपको कितना फायदा मिलता है। मैंने कहा कि एलपीजी कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है, किस पेपर से कोरिलेट करता है, तो इसको आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, प्लीज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल उनका 1991 से लेकर 1996 तक था, और उन्हें 1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें वर्ष 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार, और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार भी दिया गया था। यह पॉइंट आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसको हमने जो है कांग्रेस की वेबसाइट से उठाया, जो उनकी वेबसाइट है ऑलरेडी। ठीक है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है इतने फैक्ट आपके लिए मनमोहन सिंह से जरूरी है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो और 2-4 पॉइंट इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 में फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती? कोनेरू हम्पी, संजना सिंह, पूजा पाल, इनमें से कोई नहीं, तो कोनेरू हम्पी याद रखिएगा। यानी कि हाल ही में 2024 फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने जीता है। दूसरे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर शतरंज की ग्रैंड मास्टर की उल्लेखनीय उपलब्धि भी उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर विश्व रैपिड और विल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, हम्पी ने 11वें राउंड में 8.5 अंक हासिल करके टूर्नामेंट से जीत हासिल की। कोनेरू हम्पी चीन की जू वेनुजन के बाद यह खिताब एक से ज्यादा बार जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। हम्पी ने इनसे पहले 2019 में जॉर्जिया में यह प्रतियोगिता जीती थी। यह खिताब जीतकर वह एकमात्र भारतीय बन गई हैं। ये सारे फैक्ट जितने यहां पर दिए गए हैं, सभी के सभी फैक्ट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये क्या है, एक तरीके से महिला है, तो इसलिए जो है ये ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं अगर कोई बड़ा खिताब जीतती हैं, कुछ उपलब्धि हासिल करती हैं, तो वह प्रश्न, वह टॉपिक आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है, यह आपसे पूछ रहा है। हरियाणा सरकार की बड़ी जो है योजना अपने आप में ये, तो 70 लाख कर दिया, 80 लाख कर दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया गया है, या फिर 2 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ठीक है, जल्दी बताइए कि अनुग्रह राशि कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ रुपए। पहले थी कितनी, 50 लाख। ठीक है, कितना था, 50 लाख था, इसको दोगुना कर दिया गया है, और ये हो गया आपका 1 करोड़ रुपया जो है आपको दिया जाएगा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवारों को। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया। यह भी आपने जो है हरियाणा सरकार ने भी अपनी हाल ही में निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, क्या सूर्य किरण का आयोजन कहां पर किया गया? मैंने कई बार कहा था आपसे करंट अफेयर्स कराते समय कि आप लोग जो है सारे युद्धाभ्यास को कर लीजिएगा, और जो युद्धाभ्यास आया था आपके एग्जाम में वो हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया था। नहीं कर पाए होगे एग्जाम में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कराया था। ठीक है, चलिए, तो ये सूर्य किरण का आयोजन कहां पर किया गया है? भारत में, भूटान में, नेपाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य किरण का आयोजन बेसिकली अभी हाल ही में नेपाल में किया जा रहा है।
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलो। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यग्रहण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। कब से कब तक भैया? ये 31 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025। ठीक है, एक बार इसको आप जरा एक बार रीचेक करिए जरा इसको कि ये क्या 31 दिसंबर ही, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे है तो 31 ही, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या 31 दिसंबर ही है। ठीक है, चलिए। यह अभ्यास वन क्षेत्र और पहाड़ों में आतंकरोधी सैन्य अभियानों में तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सहयोग बढ़ाने पर क्या होगा? बेसिकली केंद्रित होगा। ठीक है, तो भारत और नेपाल करेगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, इंदौर। ये किया जाएगा भैया आपका मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण 10 से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में किया जाएगा। ठीक है, और ठाणे का नाम भी आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, कई बार इतिहास की किताब में आप लोग जो है पढ़ते होंगे। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी, याद आया कुछ? तो शायद आपको ये शब्द याद आएगा होगा। इस महोत्सव में 61 फिल्में जैसे कि आपका अंधेरी, सायन और ठाणे के मूवी पैक सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। महोत्सव की शुरुआत चीनी फिल्म कौन? द ब्लैक डॉग से शुरुआत होगी। ठीक है, जिसने कान फिल्म महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। इसी फिल्म से बेसिकली इसकी क्या होगी? शुरुआत होगी अपने आप में। ठीक है, चलो। इस साल महोत्सव में प्रसिद्ध पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि गीतकार जावेद अख्तर को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड से। ठीक है, दूसरा, पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है भैया? जरूरी है। इन दोनों फैक्टों को आप लोग क्या करिएगा? अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और इसका आयोजन कहां हो रहा है और कब से कब तक हो रहा है, यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि बताओ उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। शायद मैंने आपको यह प्रश्न दिया था कि यह उपराष्ट्रपति के बारे में या शायद राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, बताओ दोबारा से कि 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव हो तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है आपके सामने? नदी जोड़ो परियोजना भारत के विकास में सहायक है या विनाशक? अपने शब्दों में मूल्यांकन कीजिए आपको। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के बारे में हमने आपको उस दिन कहा था, समझाया था। अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना को शुरुआत किया गया एमपी में, तो उसी पर प्रश्न बनता है और आपके लिए जरूरी भी होता है। इस प्रश्न को आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कुछ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, बता दीजिए, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको करना है, प्रैक्टिस करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी कल जो हमने आपको वीडियो बताया था कि नए साल में नए तरीके से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, परीक्षा का जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है उसके आधार पर हम करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी कैसे करें, इस पर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, या हो सकता है कल से आज छुट्टी रहेगी तो कल अगर नहीं आएगा करंट अफेयर्स तो 2 तारीख को आएगा। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।